हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को नजर आई और सब कुछ रेड था। ऐसा लग रहा था कि जैसे दोबारा से दिन निकलेगा ही नहीं, तो ये अंधेरी रात कब खत्म होगी, या इट वाज द फीलिंग। वैसे मैं एक चीज बताऊं, आज मैंने मार्केट बिल्कुल भी नहीं देखी, लेकिन जब 3:30 बजे के बाद अल्टीमेट इम्पैक्ट देखा कि इम्पैक्ट था क्या। ये बहुत बेकार इम्पैक्ट था। और पूरे दिन क्यों नहीं देखी? क्योंकि देखकर करते भी क्या, देखकर करने में कुछ था भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं। सारा पैसा सारा लगा हुआ है, और जितना लगा हुआ है सारा का सारा आंखों के सामने नीचे जा रहा है, तो उसको देखकर कुछ कर नहीं सकते। तो ये एक तरीके से आप इतनी तेज बारिश मानकर चलो कि लगातार बारिश हो रही है। पिकनिक मनाने का मन था, पतंग उड़ाने का मन था, काइट फ्लाई करने का मन था, लेकिन सारे सपनों पे पानी फिर गया। लेकिन ये टेम्परेरी है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेरी वर्ड है, किस तरीके से समझें, क्या क्या समझें इस चीज के पीछे। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर जो यहाँ पर अटैक किया है, जो इनकी आपस में बमबारी हुई है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं कि जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है, ये किस हद तक बढ़ सकती है। तो आप इसको ऐसे मानकर चलो कि ये लड़ाई कुछ इसी तरह की है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर होती रहती है। तो जब मर्जी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब यहां पर बातें थोड़ी सी बड़ी हो गई रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि अटैक कर दिया। अब इस पर्टिकुलर अटैक करने से क्या ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा? मेरा मानना यह है, वर्ल्ड वॉर का रूप बिल्कुल भी नहीं लेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है। किसी भी कंट्री में इतनी बेवकूफी नहीं है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, कोई भी कंट्री इतनी पागल नहीं है कि वो यूक्रेन के चक्कर में रशिया से जाकर लड़ाई कर बैठे। क्योंकि जब दो बड़े ट्रक आपस में लड़ाई करें और एक दूसरे के सामने आकर आपस में टक्कर मारें, तो दोनों ट्रक को ही इक्वल नुकसान होता है। रशिया की जो आर्मी है, जो उसके पास वेपन्स हैं, वो अमेरिका से कम नहीं है। और अगर अमेरिका से कम है भी, तो इतने हैं कि पूरी अमेरिका को वो अकेला खत्म कर सकता है। तो अमेरिका इतना पागल नहीं है कि रशिया से जाके सीधा सीधा लड़ाई कर बैठे यूक्रेन के चक्कर में। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा मानना यह है, इट कैन नॉट टेक द मींस इट कैन नॉट गो अप टू बिकम ए वर्ल्ड वॉर इन एनी सिचुएशन। कभी भी ऐसा मुझे नजर नहीं आता। तो यहां हो क्या सकता है? यहां मैक्सिमम अमेरिका क्या कर सकता है कि रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाएगा। कुछ सैंक्शंस मींस जो बिजनेस से रिलेटेड रॉक हैं वो लगाएगा। और जो सैंक्शंस भी होती हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जितनी भी वर्ल्ड ओवर ट्रांजैक्शंस होती हैं डॉलर टर्म्स वाली, उनमें अमेरिका क्या करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन उस पर रोक लगा देता है कि मैं इस ट्रांजैक्शन को क्लियरिंग, एक तरह से क्लियरिंग हाउस का काम करता है, तो वो क्लियर नहीं करता, यानी कि वो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो आप इसको ऐसे समझकर चलो कि अगर सपोज अमेरिका सॉरी रशिया ने कुछ यहां पर सामान बेचना है किसी अफ्रीकन कंट्री को, तो अफ्रीकन कंट्री क्या करेगा? अफ्रीकन कंट्री डॉलर में पेमेंट करेगा और रशिया को पेमेंट डॉलर रूप में मिलेगी। अब क्योंकि ये डॉलर अमेरिका की करेंसी है, तो ये ट्रांजैक्शन जो होकर जाती है वो अमेरिका से होकर जाती है, वहां के क्लियरिंग हाउसेस से होकर जाती है, जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है। अब वो उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा, तो वो बिजनेस डील नहीं हो पाएगी। तो ये जो इंपैक्ट है, ये कोई बहुत लंबे टाइम का इंपैक्ट नहीं होता। जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम परमाणु बम यानी कि एटॉमिक मिसाइल बनाई थी, तब उस टाइम पर भी इंडिया के ऊपर भी बहुत सारी रोक लगी थी, लेकिन सारी रोक धीरे धीरे हट गई थी। और एक और बात, सपोज इंडिया और रशिया के बीच की यहां पर कोई डील है, तो और अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो उसमें इंडिया भी हिट होता है। तो उसको इस बारे में 50 बार सोचना पड़ेगा कि इंडिया के ऊपर जो इंपैक्ट आएगा वो लाना है या नहीं लाना है। दूसरा, यहां पर ठीक है, डॉलर टर्म्स में डील नहीं करेंगे, हम यूरो टर्म्स में कर लेंगे, यूरो में नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम पाउंड में कर लेंगे, और पाउंड में भी नहीं करेंगे तो ठीक है, हम बार्टर सिस्टम बना लेंगे। एक काम करेंगे, इंडिया आपने जितना सामान भेजना था हमारी कंट्री में भेजो, हम बदले में आपको हथियार दे देंगे, गैस दे देंगे, ऑयल दे देंगे, हमें किसी दूसरी करेंसी की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट यहां पर ईरान के साथ है, ईरान के साथ सेम सीन है। अमेरिका ने बहुत सारे यहां पर सैंक्शंस लगाए, इंडिया और ईरान ने आपस में कॉम्पैक्ट डील कर ली कि ठीक है, हम इंडियन रुपीस में डील कर लेंगे। तो यहां पर वे आउट्स निकल जाते हैं। उससे ज्यादा अमेरिका के हाथ में कुछ है नहीं, और दूसरी किसी कंट्री के हाथ में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि वो रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दें। एंड उन सैंक्शंस का एज सच वर्ल्ड इकोनॉमी पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं है। तो अगर कुछ भी
भी इंपैक्ट नहीं है विवेक भाई, तो ये सब हो क्यों रहा है? मार्केट में सारे शेयर्स ऐसे गिर गए कि जैसे कभी दिन निकलेगा ही नहीं। अगेन वही बात है कि ये तो आसमान गिर गया, धरती फट गई, सब उसमें समा गए, सब कुछ जीरो हो गया और वापस से हर कोई लाठी डंडी लेकर चलेगा और दोबारा से व्हील का आविष्कार होगा और फिर से पत्थरों से चिंगारी जलाकर और फिर से खाना बनेगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यार, नथिंग इज हैपनिंग। कल भी उठ के आप ऐसे ही ब्रश करोगे कोलगेट से ही, जैसे कल किया था, यस्टरडे किया था, ऐसे ही टुमारो करोगे, ऐसे ही आज किया था, कल भी उसी शैम्पू से हेड वॉश करोगे जिससे कल किया था, आज भी वही खाना खाओगे आज जिस तरह से कल बनाकर खाया था, और उसी गाड़ी में बैठकर जाओगे, वहीं से आप डीजल पेट्रोल लोगे। एवरीथिंग इज सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द वर्ल्ड। मींस कोई इंपैक्ट है ही नहीं, कोई फर्क है ही नहीं इस चीज का। तो ये इतना हो क्यों रहा है? इसका जो इंपैक्ट आता है, इतनी बड़ी गिरावट बनती कैसे? एक बार अब इस बात को समझते हैं कि जो स्टॉक 15% टूट गए बिना किसी रीजन के, तो वो क्यों टूट गए? जैसे एचडीएफसी, एएमसी या फिर पीएनबी 15% डाउन, 14% डाउन, और इस तरह से। मींस ये तो एक दो नाम है कि आप कुछ भी नाम देखो, अगर हम यहां पर लिस्ट में देखने लगे, एक बार मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, तो ये V40 लिस्ट है, सारे ही डाउन हैं एक दो स्टॉक्स को छोड़कर। और अगर हम उसके बाद एनएससी के जो 100 स्टॉक्स हैं अगर उसको देखें तो 9%, 10%, 15%, 5%, 7%, तो सारे मींस ऐसा कोई भी स्टॉक है ही नहीं जो इतना बहुत ज्यादा डाउन ना हो। तो ऐसे में डाउन क्यों हुए? इसका रीजन है कि जब कोई स्टॉक मार्केट में डाउन होता है तो कुछ स्टॉप लॉस हिट होते हैं। क्यों स्टॉप लॉस हिट होते हैं? क्योंकि जनरल पब्लिक को सिखाया ये गया है कि 7% गेन आ जाए तो प्रॉफिट बुक करना है, 3% अगर नीचे चला जाए तो स्टॉप लॉस हिट करना है, या फिर हर किसी के स्टॉप लॉस अलग अलग पैरामीटर के बेस पर थोड़े थोड़े से नीचे लगे होते हैं। अब जब मार्केट खुली ही 2% डाउन, 3% डाउन, तो क्या हुआ? एक ब्रॉड कैटेगरी के स्टॉप लॉस हिट हो गए। सबके माइंड में फियर था, उन्होंने मार्केट में बेचना शुरू किया। जैसे ही बेचना शुरू किया, शेयर प्राइस के ऊपर और प्रेशर आया, और जैसे ही और प्रेशर आया और नीचे आया, तो जिन लोगों ने उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाए थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। जैसे ही उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके बाद में और शेयर प्राइस नीचे आया, तो उसके नीचे जिन्होंने लगाए थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये एक ऐसे इंपैक्ट आता चला गया और शेयर प्राइस नीचे जाते चले गए। अब स्टॉप लॉस दो तरीके से हिट होता है, एक पैसे की कमी में, और एक इंटेंशनली जो स्टॉप लॉस लगाए होते हैं अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो कॉल्ड ट्रेडर्स की तरफ से। जो स्टॉप लॉस लगाकर कभी पैसे नहीं कमाते, उन्हीं ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूं। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 1% की बात नहीं कर रहा हूं, 99% की बात कर रहा हूं। तो यहां पर होता क्या है कि किसी ने यहां 100 रुपीज अपने लगाए, लेकिन मार्जिन पर 300 मींस 300%, यानी कि 4 गुना माल उठाया। अब जब 4 गुना माल उठाया है यहां पर, तो 25% अपना है और बाकी यहां पर ब्रोकर का है। जैसे ही नीचे आएगा ब्रोकर बोलेगा और पैसा रखो, यहां पर गैप फिल होना चाहिए, जैसे एफ&ओ के केस में होता है। अब अगर आपने पैसा नहीं दिया तो पोजीशन काट देगा, पोजीशन कटेगी तो मार्केट रेट पर प्रेशर में नीचे की तरफ को पोजीशन कटेगी तो और प्राइस नीचे आ जाएगा, फिर किसी और की भी मार्जिन कॉल आ जाएगी। तो ये एक ऐसा कम्युलेटिव इंपैक्ट बनता चला जाता है कि शेयर प्राइस नीचे ही चला जाता है, और जो इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ 2-3% का होना चाहिए था एक एक स्टॉक पर, वो 10-10% हो जाता है, 15% हो जाता है, समटाइम्स 20% हो जाता है। अब इसकी रिकवरी क्या है? इसकी रिकवरी कल वापस से रिबाउंड भी कर सकता है और ये और नीचे भी जा सकता है। और नीचे क्यों जा सकता है? क्योंकि जो मार्जिन कॉल्स आज नहीं आई, हो सकता है कल खुलते ही आ जाए, क्योंकि ऑपरेटर तो चाहेगा ना यहां पर कि जब चीजें सस्ती मिल रही तो और सस्ती ले लो, थोड़ा सा और प्रेशर बना दो यहां पर। तो ऑपरेटर ये सारे गेम खेलता रहेगा। अब इससे बचने का क्या तरीका है? तो अब करें क्या? करने का एक ही तरीका है, सिंपल सा, कि यहां पर मार्जिन पर ट्रेड करना बंद करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन बंद करो, इंट्राडे बंद करो। यहां पर जब अपना मेन जॉब मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं है, तो फुल टाइम के स्टाइल में करना क्यों है? जब अपना काम यहां पर कॉर्पोरेट में जॉब करना है, या अपनी शॉप पर काम करना है, या हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपनी प्रैक्टिस में है, हम डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, या फिर हम सीए हैं, या फिर हम आर्किटेक्ट हैं, तो अपने काम पे ध्यान दो। और यहां पर क्या करना है? यहां चीजें सस्ती हो गई तो उसको लेकर रखो। अब बात यह है विवेक भाई, अब सस्ती हुई है, पहले सस्ती नहीं थी, पहले भी सस्ती थी, अब और ज्यादा सस्ती हो गई है। इस चीज में डिफरेंस समझना जरूरी है। जब तक हम इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे ना, तो एवरी टाइम जब और नीचे जाएगी, हमें अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने गलती की, जबकि वो गलती नहीं है।
तो अगर कोई चीज 150 पर ट्रेड करती थी, ध्यान से समझो इस बात को, अगर कोई चीज 150 पर ट्रेड करती थी, 120 पर आ गई, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा स्टॉक है, हमने 120 पर परचेज कर लिया क्योंकि ये सस्ती हो गई, और उसके बाद में ये 110 होते क्या होगा, हमें लगेगा नहीं हमने सस्ती पे नहीं खरीदा, हमने महंगा खरीद लिया, सस्ती तो अब हुई है, तो 110 सस्ता लगेगा। जैसे ही वो 100 आ जाएगा फिर वो 100 सस्ता लगेगा, 110 पे जिसने खरीदा उसको भी अपनी गलती लगेगी, जबकि मिस्टेक्स नहीं है। वी कैन नॉट नो द एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप इन दिस मार्केट। अगर ये पता चल जाएगा तो हम भगवान बन जाएंगे। तो ये कोई तरीका है नहीं अपने आप को गलत फील कराने का। मार्केट में चीजें सस्ती हुई खरीदी और उसके बाद में उसको टाइम दो, 6 महीने का टाइम दो, 1 साल का टाइम दो, अपना सब कुछ वापस से रिकवर हो जाएगा। सब कुछ वापस से क्यों रिकवर हो जाएगा? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको एक बार बताया था कि इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट $700 बिलियन FIIs के हैं और इतने ही पैसे DIIs के हैं। अब जब ये सारे के सारे शेयर्स आज नीचे गए हैं 10%, 15%, 8%, 6%, तो क्या FII की 6% होल्डिंग कम नहीं होगी? उसकी वैल्यूएशन कम नहीं होगी? क्या DII के पैसे यहां पर कम नहीं हो गए? क्या जिसने FIIs और DIIs के पास पैसे लगाए थे, क्या उनसे प्रेशर नहीं आ रहा होगा? तो जब प्रेशर आ रहा होगा और इन्हीं लोगों के हाथ में मार्केट को ऊपर लेकर जाना है तो ये अपने आप से लेकर जाएंगे। हमें क्या सोचना है? एक चीज बड़ी ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारी तो यहां पर सेविंग लगी है, लेकिन जो ये फंड मैनेजर्स है ना, इनकी नौकरी दांव पर लगी है। आप इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर नहीं लेकर जा पाए तो ना तो उनका प्रमोशन होगा, ना ही उनकी नौकरी बचेगी, और क्लाइंट अपना पैसा वापस लेकर इन फंड हाउसेस से अपने घर चला जाएगा, रियल एस्टेट में लगा लेगा या फिर कोई दूसरे काम में लगा लेगा। तो ये काम होने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हीं के हाथों में मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाना है। तो यहां घबराने की जरूरत है नहीं। इट्स ए टाइम व्हेन वी नीड टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड टेक ए नैप, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। मजे करो, यहां पर सीरियसली मजे करो। तो अभी दो तरह के मजे करने हैं। जब मैं मजे करने की बात कहता हूं तो ये बात कहता हूं कि यहां पर कुछ रिसर्च करो, कुछ काम करो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, यहां पर थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, जिससे आपका माइंड कुछ रिलैक्स हो सके। तो यहां करना क्या है, यूट्यूब पर जाओ, वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन टाइप करो, गुरुजी की आवाज में बहुत सारी मेडिटेशन आएंगी, ईयरफोन लगाओ, रिलैक्स करो, चिल करो। कुछ नहीं कर सकते यार, जब बाहर बारिश हो रही है तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़ी सिंपल सी बात है, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। बारिश रुकेगी फिर से खेलेंगे, फिर से दिन निकलेगा। बहुत सारे टाइम ऐसे आते हैं जब नीचे जाते हुए ऐसा लगता है कि अब कभी मार्केट में तेजी नहीं आएगी, और जब मार्केट में तेजी आ रही होती है ना, लगातार तेजी आ रही होती है, तब हम उस दिन को भूल जाते हैं कि मार्केट नीचे भी जाती है। बट ऑल दीज बोथ द फैक्टर्स आर पार्ट ऑफ दिस ओवरऑल मूवमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो ये होता रहेगा। यहां पर स्ट्रक्चरल चेंज इंडियन इकोनॉमी के ऊपर यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। जहां तक पेट्रोल के प्राइसेस के बढ़ने की बात है, तो पेट्रोल के प्राइसेस कब तक बढ़ेंगे? जब तक ये वाद विवाद चल रहा है। क्या हमें लगता है कि ये युद्ध लगातार बमबारी एक दूसरे की तरफ से क्या 1 साल तक चलेगी? महाभारत का युद्ध नहीं चला 1 साल, तो यार 1 महीने से पहले निमट गया था वो तो। मींस उस टाइम का आज तक का सबसे बड़ी वॉर थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर नहीं चलती 1 साल, तो यार तो ये तो दो कंट्रीज के बीच की छोटी सी छुटपुट है। छोटी सी छुटपुट है कि अब ये या तो उसमें मर्ज हो जाएगा या नहीं होगा, या एक हिस्सा चला जाएगा नहीं चला जाएगा। Who cares about it? It doesn't make any difference। अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है यार? अफ्रीका को क्या फर्क पड़ता है? क्या साउथ अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? कनाडा को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया को भी क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पर हमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी मोटी सी तूफान आए, हवा चलते हुए तूफान बंद हो जाएगा, अपने घर मजबूत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ा बहुत तो शोर शराबा होगा ना, जब इतनी तेज हवा चलेगी तो बंद हो जाएगी। इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, मजे करने की जरूरत है। अब अगर पैसे हैं तो लगाओ, नहीं है तो रिलैक्स करो। मैं भी यही कर रहा हूं। मेरे पास भी अभी लगाने के लिए और पैसे नहीं है। रिलैक्स करो, चिल करो, हंसी करो, मजे करो, घर पे खीर बना के खाओ, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मजे करो यार।